हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों, थोड़ी बीच में क्लासेस रुक गई थी। स्केड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था, मेरे अपने एग्ज़ाम्स थे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में हमने मैकाले का विवरण पत्र यहाँ तक क्लासेस कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं वुड का घोषणा पत्र। तो सबसे पहले देखो 1813 का आज्ञा पत्र था, जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था, जिसको मैकाले के विवरण पत्र ने काफ़ी हद तक या 98% तक उन्होंने अपने तर्क देके उसे सॉल्व कर दिया था। तो अब उसके बाद आता है वुड का घोषणा पत्र। तो स्टार्ट करते हैं। सन 1833 के बाद 1853 में पुनः कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का अवसर आया। तो हर 20 साल में आज्ञा पत्र में क्या होता था, नवीनीकरण होता था, जिसमें शिक्षा से रिलेटेड सारे दस्तावेज होते थे कि भारत में शिक्षा प्रणाली किस तरीके से होनी चाहिए, क्या शिक्षा में हमें यूज़ करना है, कैसे हमें अपनी शिक्षा प्रणाली रखनी है। तो मैकाले का विवरण पत्र आया था, उसमें उन्होंने अंग्रेजी पे पूरा फोकस करा था। अब उसके बाद 1833 के बाद 1853 आया है। अब उसमें वुड का घोषणा पत्र आया है। तो 53 में क्या हुआ है कि कंपनी ने आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का अवसर आया। इस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट यह अनुभव करने लगी थी कि भारतीय शिक्षा की अवहेलना अधिक समय तक नहीं की जा सकती। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य 1853 तक की भारतीय शिक्षा का अध्ययन करना तथा नवीन शिक्षा नीति के प्रति अपना सुझाव देना था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा है, एक समिति का गठन करा उन्होंने, और उन्होंने उसका ये उद्देश्य रखा कि 1853 मतलब अभी तक का जो भी भारतीय शिक्षा स्टार्ट हुई है, वहाँ से जब से ये अंग्रेज लोग आए, तो उसका अध्ययन करें और नवीन शिक्षा नीति के प्रति अपना सुझाव दें। अब जो वो शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसके प्रति अपना सुझाव भी वो लोग दें। इस समिति ने भारतीय शिक्षा की व्यवस्था का गहन अध्ययन किया, भारतीय शिक्षा की कमियों को जाना, भारतीय भाषाओं के महत्व को जाना तथा आगामी भारतीय शिक्षा के लिए सुझाव दिए। ठीक है, तब इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मतलब पूरा एक निचोड़ निकाला। समिति से सुझाव के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नवीन भारतीय शिक्षा से संबंधित 1854 में एक नया आदेश पत्र जारी किया, जिसे वुड के घोषणा पत्र से जारी किया गया, क्योंकि चार्ल्स वुड जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जो चार्ल्स वुड जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, इसलिए इसको वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित करने के लिए गठित किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है भारत में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित करने के लिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। अब जो ये वुड का जो घोषणा पत्र है, ये क्या था, ये 100 अनुच्छेदों वाला अत्यंत वृहद दस्तावेज था। ठीक है, 100 अनुच्छेद थे इसमें, तो बहुत बड़ा बहुत मोटा ये दस्तावेज था, जिसमें भारतीय शिक्षा और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। इसमें भारतीय शिक्षा के बारे में कंपनी की भूमिका, उसमें कंपनी की क्या भूमिका है उसको अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत प्रगति हुई। वुड के घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा को एक नवीन दिशा दी तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा का श्री गणेश किया। ठीक है, तो अब तक तो जो मैकाले का विवरण पत्र था, तो उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया था कि कंपनी का 1,00,000 रुपए है जो वो अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी साहित्य के ऊपर खर्च होगा, भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य के ऊपर खर्च नहीं होगा, और अंग्रेजी को ही
नित्यानंदन का सिद्धांत अपनाया और अंग्रेजी को ही प्रायोरिटी दी कि सभी भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा सिखानी ज़रूरी है। तो उससे क्या था कि लोगों में कहीं ना कहीं एक तरह से नाराज़गी भी थी कि अंग्रेजी को प्रायोरिटी मिल रही है, जो भारतीय शिक्षा को सपोर्ट करने वाले थे। तो अब जो वुड का घोषणा पत्र इसमें जो आया, तो इसमें पार्लियामेंट तक जो बात पहुंच गई, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करने लगे थे कि नहीं, अब जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके हम अवहेलना नहीं कर सकते बहुत टाइम तक। तो अभी तक की जो भारत की शिक्षा है उसको अच्छे से पूरा रिव्यू करो कि क्या क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए। उस हिसाब से हमें एक नया दस्तावेज अब जो बनाना है, खुद नया दस्तावेज बनाते हैं। तो वो इन्होंने 100 अनुच्छेदों वाला एक दस्तावेज तैयार करा, और ये चार्ल्स वुड के उस टाइम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये अध्यक्ष थे, तो इसलिए वुड का घोषणा पत्र भी कहा गया है। ठीक है, अब वुड के घोषणा पत्र ने क्या करा, भारत की जो शिक्षा है, नई शिक्षा व्यवस्था जो आई उसको एक नवीन दिशा दी थी। मतलब भारतीयों के लिए भी इसमें बात की गई थी, तो इसलिए उन्होंने अब आधुनिक जो नई भारतीय शिक्षा है उसका एक हिसाब से श्री गणेश किया। इसलिए कुछ लोग इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र के बारे में बताइए, तो वो वुड का घोषणा पत्र के बारे में ही आपको एक्सप्लेन करना है। वुड के घोषणा पत्र की विशेषताएं, गुण, सिफारिशें या संस्तुतियाँ, जिस नाम से भी आए लिखने आपको यही पॉइंट्स हैं। आइए डिस्कस करते हैं। उस समय हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दो प्रकार की शिक्षण संस्थाएं देखने को मिलती है। पहली प्राचीन भारतीय शिक्षण संस्थाएं, जो मैकाले की नीति के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई थी तथा अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। ये शिक्षण संस्थाएं अंग्रेजी सरकार से कुछ मदद की आस में थी। ठीक है, जो हमारी अरबी फ़ारसी भाषा को उस टाइम पे अरबी फ़ारसी भाषा का चलन था ना, और जो हमारे वैदिक संस्थान भी जो पुराने टाइम के जो चले आ रहे थे, जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे, तो ये सारे क्या हैं, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि उन्होंने 1 लाख की धनराशि तो पूरा अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए फैसला कर लिया था। तो ये लोग, जो ये भारतीय शिक्षण संस्थाएं थी, इनको सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी, लेकिन ये चल रही थी कुछ शिक्षण संस्थाएं, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और सरकार से कुछ उम्मीद में थी कि हमें सरकार से कुछ मदद मिले। दूसरी क्या थी, दूसरी नवीन शिक्षण संस्थान थे, जो अंग्रेजी शासन की नवीन नीतियों के द्वारा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, जो अंग्रेजी शासन लाए थे, अपने दूसरे शिक्षण संस्थान अंग्रेजी भाषा को प्रायोरिटी दे रहे थे। दूसरा शिक्षण संस्थान वो था, एक हिंदी भाषी मान लो, अपना देशी भाषी, और एक हो गया अंग्रेजी भाषी का। उस समय की शिक्षा एकांकी थी, ना तो उनके कोई उद्देश्य निश्चित थे, ना पाठ्यक्रम, और ना ही उनमें भारतीयों के लिए कुछ था। ठीक है, एकांगी वो शिक्षा व्यवस्था थी। कैसे, कोई सिर्फ उनका एकांगी का मतलब है कि उनको सिर्फ और सिर्फ बाबू तैयार करने थे, सिर्फ अंग्रेजी भाषा सिखाने पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसका क्या, लोगों का विकास कैसे होगा, क्या पाठ्यक्रम है, क्या है, भारतीयों के लिए क्या है, कुछ नहीं था। सिर्फ उनका मेन था कि हमें बाबू तैयार करने हैं, मतलब जो अंग्रेजी भाषा जानता हो, बोलता हो, भारत बॉडी उसकी, शरीर उसका भारतीय हो, लेकिन जो आत्मा है उसकी वो अंग्रेजी हो, है ना, पहनावा, वेशभूषा, भाषा सब अंग्रेजी हो। एक हिंदुस्तानी शरीर में एक अंग्रेजी बाबू उनको तैयार करना था उस समय। अच्छा, वह शिक्षा केवल भारत में अंग्रेजी की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा भारत में बाबू को पैदा करने के लिए थी। वुड के घोषणा पत्र ने इन सभी भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न सिफारिशें करी। तो वुड के घोषणा पत्र ने ये सब चीज़ें उसमें एक हिसाब से मतलब नोटिस किया कि ये ऐसी प्रॉब्लम चल रही है भारत में शिक्षा को लेके। तो वुड के घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ें को अच्छे से नोट किया गया है कि ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाना है, तो उस चीज़ के बारे में इन्होंने इसमें बातें कर रखी है। जैसे पॉइंट नंबर 1, शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व। ठीक है,
जो शिक्षा की व्यवस्था है भारत में उसका उत्तरदायित्व, कोई तो उत्तरदायित्व ले उसका, है ना, होना चाहिए। किसका उत्तरदायित्व है शिक्षा को लेके? शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य, शिक्षा का माध्यम, पाठ्यक्रम, जन शिक्षा का प्रसार, शिक्षा विभाग की स्थापना, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी पॉइंट्स को। ये विशेषताएं बोलो आप, या गुण बोलो, ये सिफारिशें बोलो, संस्तुतियाँ बोलो, जिस भी नाम से आए हैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व। तो घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। ठीक है, जो अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो, तो उनका उत्तरदायित्व है कंपनी का, जो भी शिक्षा की व्यवस्था वो कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों में से सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान अगर कोई आकर्षित कर सकता है तो वह है शिक्षा। यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, शिक्षा हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था होनी कैसे चाहिए। सेकंड पॉइंट, शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। इस घोषणा पत्र में भारतीयों तथा अंग्रेजों के शासनकाल दोनों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए। ठीक है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी प्राचीन, उसको भी ध्यान में रखा गया, और अंग्रेजी शासन तो चल रहा था, अंग्रेजी शिक्षा को तो उन्होंने प्रमोट करना ही था। तो दोनों जो शिक्षा व्यवस्था है भारत की भी और अंग्रेजों की भी, दोनों की शिक्षा के दोनों मतलब भारत की शिक्षा का को लेकर भी सोचना था और अंग्रेजी शिक्षा को लेकर भी सोचना था। तो दोनों साइड की शिक्षा के उनके उद्देश्य निश्चित किए गए थे। इन उद्देश्यों में एक तरफ भारतीयों के नैतिक बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना था, वहीं दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो ब्रिटिश राज्य में विश्वास के साथ ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जा सके, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य दृढ़ बन सके तथा जिनकी ब्रिटिश शासन में पूर्ण निष्ठा हो। ठीक है, मतलब जिनका भारत की जो शिक्षा है वो ग्रहण करने का जिसका मन है कि हमें भारतीय शिक्षा लेनी है तो वो भारतीय शिक्षा ले, और जिनका मन है कि हमें समय के साथ जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली आई है, हमें बाबू बनना है, अंग्रेजी शासन जो चल रहा है उनके वहाँ पे उनको ज्वाइन करना है, ऊंचे पदों पर नियुक्त करना है, तो वो वाली शिक्षा व्यवस्था, वो वाली शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब है शिक्षा का माध्यम। इस घोषणा पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व देशी भाषाएं दोनों को स्वीकारा गया है। घोषणा पत्र में यह बात बताई गई है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उन्हीं को शिक्षा प्रदान की जाए जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हों तथा जिनमें इस भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य और ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता हो। ठीक है, तो क्या बोला गया है इस घोषणा पत्र में कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किनको शिक्षा प्रदान की जाए? जो अंग्रेजी का ज्ञान रखते हो, जो जिनको अंग्रेजी का ज्ञान हो और इस भाषा को यूरोपीय साहित्य और प्रदान करने की मतलब उनको क्षमता भी होनी चाहिए और वो साथ में इंटरेस्टेड भी होने चाहिए एक तरह से अंग्रेजी भाषा सीखने के, और जो यूरोपीय साहित्य है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी लोग इच्छुक हैं वो ये भाषा सीखे। अन्य व्यक्तियों के लिए भारतीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम माना गया और यह स्पष्ट किया गया कि इन भाषाओं के द्वारा यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, भाषा तो भारतीय रखती, एक तो रखा है कि अंग्रेजी भाषा हो। अंग्रेजी भाषा किसको? जो अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं, जिनको पता हो, समझ में तो आती हो कम से कम कि अंग्रेजी में कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो सीखे। बोलना तो फिर इंसान सीख ही जाएगा, और जो अंग्रेजी से साहित्य उसको आगे बढ़ाए। और जो दूसरे जिनको अंग्रेजी भाषा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भारतीय भाषा में ही उनको शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन शिक्षा क्या दी जाए? भारत की जो वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम काल की जो शिक्षा जो चली आ रही थी वो नहीं प्रदान करना था। उन्होंने भारत की जो लोकल भाषा है उसमें यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से संबंधित ही शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। मतलब शिक्षा तो इन्होंने अपने साहित्य की देनी है, अपने वहीं की देनी है, लेकिन भाषा यहाँ की लो या अंग्रेजी भाषा लो। अतः इस घोषणा पत्र में यह कहा गया
कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा एवं भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में एक साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई है इस लाइन से कि यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है अंग्रेजी भाषा और भारतीय भाषाओं को। ठीक है, ये शिक्षा का माध्यम बनाएं और इनको एक साथ देखना चाहते हैं। ले देखिए यूरोपीय भाषा के उन लोगों को उसका ज्ञान, उस जो यूरोपीय ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना ही इनका मेन एम है। इस घोषणा पत्र में यह भी स्पष्ट कहा गया कि देशी भाषाएं इतनी विकसित नहीं है कि उनके माध्यम से उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसलिए उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। ठीक है, जो उच्च शिक्षा जब आप ग्रहण करने जाओगे तो वहाँ पे आपको अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, वहाँ पे देशी भाषाओं में आपको शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि उतने ऊंचे लेवल पे देशी भाषाएं विकसित नहीं है, क्योंकि उनके पास जो हाई एजुकेशन में जो पढ़ाने वाले वो सब रहे होंगे वो ऑब्वियसली अंग्रेज रहे होंगे। तो इसलिए जो उच्च शिक्षा में जब आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो वहाँ पे इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या है? घोषणा पत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का भी उल्लेख है और वुड ने संस्कृत, अरबी, फारसी की उपयोगिता को स्वीकार करके उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया। ठीक है, जो घोषणा पत्र है उसमें साफ साफ एक्सप्लेन कर रखा है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का, कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या हुआ था। तो वुड ने क्या करा है, संस्कृत को भी, अरबी को भी और फारसी को भी उसकी उपयोगिता को स्वीकारा है कि नहीं, कि अगर जो लोकल लैंग्वेज है एटलीस्ट उसमें पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसकी उपयोगिता को स्वीकार करके पाठ्यक्रम को उसमें स्थान दिया है। परंतु पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान का अध्ययन ही भारतीयों के लिए उपयुक्त समझा गया। ठीक है, पर आप जो भी लैंग्वेज दो वही है, लेकिन आपको देनी किसमें, वो पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का ही आपको अध्ययन कराना है। इस आज्ञा पत्र में मैकाले की भांति भारतीय भाषाओं एवं भारतीय ज्ञान विज्ञान की निंदा तो नहीं की गई, पर निश्चय ही यह व्यक्त किया गया है। ठीक है, मैकाले ने तो सीधा बोल दिया था कि हम भारतीय साहित्य के लिए क्या बोला था कि जो यूरोप की जो अलमारी में, एक यूरोप के पुस्तकालय में एक अलमारी में जितना साहित्य है, जितनी पुस्तक रखी हुई है, उतना तो पूरे भारत का साहित्य है ना। इतने में बस एक अलमारी के बराबर बता दिया था भारत का साहित्य। और भाषा, जो भारतीय कल्चर है, भारत का जो साहित्य, इन सबको निरर्थक बोल दिया था मैकाले ने। तो इस तरह से सीधा सीधा वुड का जो ये पत्र है, घोषणा पत्र, इसमें डायरेक्टली निंदा तो नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जोर दिया है कि लैंग्वेज चाहे यहाँ की हो चाहे लैंग्वेज वहाँ की हो, पर सिखाना तो पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान ही सिखाना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला इसके बारे में, हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं वह ऐसी शिक्षा है जिसका लक्ष्य यूरोप में कला, विज्ञान, दर्शन शास्त्र एवं साहित्य का प्रसार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जन शिक्षा का प्रसार। वुड के घोषणा पत्र ने स्वीकार करा कि शिक्षा में निस्संदेह सिद्धांत ने जन शिक्षा के प्रसार को बहुत आघात पहुंचाया है। मैकाले ने निस्संदेह का सिद्धांत लिया था, तो साथ साथ ये पॉइंट्स है ना रिकॉल भी हो रहा है आपका साथ में मैकाले का विवरण पत्र। तो निस्संदेह सिद्धांत क्या था कि ऊपर के लेवल के जो लोग हैं कंपनी में, उनको आप अंग्रेजी सिखा दो और वो छन छन कर नीचे के लेवल पे पहुंच जाएगा। मतलब जो कर्मचारी है, क्लर्क है, उन तक वो जब आपस में बात करेंगे तो ऊपर के लेवल पे ही, जब हम एक लेवल पे ऊपर टॉप लेवल पे अंग्रेजी सिखा देंगे, तो जब नीचे के लेवल के लोगों से बात करेंगे तो अपने आप वहाँ तक अंग्रेजी का विस्तार हो जाएगा। और जो नीचे के लेवल है, फिर जब वो समाज में बात करेंगे, अपने घर में, आस पड़ोस में, तो वो भाषा, जो अंग्रेजी भाषा है, वो ऊपर के लेवल से, एक हिसाब से टॉप लेवल से अपने पूरे भारत में फैल जाएगी। उनका मेन ये था निस्संदेह सिद्धांत में, जो कि फेल हो गया था। ठीक है, तो वुड के घोषणा पत्र ने इस बात को स्वीकारा है कि जो निस्संदेह सिद्धांत था, उसे शिक्षा का जो प्रसार वो करना चाह रहे थे, उससे बहुत आघात पहुंचाया है उसने। तथा इस बात पर बल दिया गया है कि सरकार को जन साधारण के लिए व्यवहारिक तथा लाभप्रद शिक्षा की व्यवस्था करनी है। सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है,
क्या बोला इन्होंने कि हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो धन लगाना चाहिए सरकार को और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए हर जिले में। देशी विद्यालयों में सुधार करे एवं निर्धन छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था करे ताकि ये उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए, शिक्षा के लिए सोचा, भारतीय भाषाओं को लेकर आए। तो कहीं ना कहीं भारत की जो शिक्षा व्यवस्था, जो भारत में उस टाइम की जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्टार्ट हो रही थी, उसका श्री गणेश इस तरीके से वुड के घोषणा पत्र ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा विभाग की स्थापना। घोषणा पत्र में यह कहा गया कि भारत के प्रत्येक प्रांत में एक एक जन शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए तथा इसका सबसे बड़ा अधिकारी जन शिक्षा संचालक हो। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोला जाए और जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कौन होना चाहिए? जन शिक्षा संचालक होना चाहिए। यह भी आदेश दिया गया कि जन शिक्षा संचालक की सहायता के लिए उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक नियुक्त किए जाए। ठीक है, इतने लोग शिक्षा विभाग की जब स्थापना कर रहे हैं तो एक पूरा क्रम बंधा होता है ना, पूरा शिक्षा विभाग खोलेंगे तो जो शिक्षा व्यवस्था उस पर ध्यान देने के लिए तो जन शिक्षा संचालक हो गया, उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक भी होना चाहिए, सहायक निरीक्षक भी होना चाहिए, तो ये सब नियुक्त किए जाएं। फिर है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना वुड के घोषणा पत्र में बोली गई है। ठीक है, इस घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों की योजना पर बल दिया गया है। उनका ये मानना था कि आप एक ही साथ शिक्षा दे दो तो नहीं फर्क पड़े, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन किस लेवल तक किसने सीखा है, आगे का लेवल किस हिसाब से सिखाना है। तो कम से कम एक क्रमबद्ध विद्यालय का एक वो तो होना चाहिए ना, क्रम तो फिक्स होना चाहिए ना कि इस लेवल पे इतना सिखाना है, इस लेवल पे इतना, तो वो लेवल तो फिक्स होने चाहिए। तो उसका इस चीज़ के बारे में वुड के घोषणा पत्र में सोचा गया और बोला गया कि कम से कम विद्यालयों की जो स्थापना है वो क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। इस संबंध में यह कहा गया है कि जिस प्रकार हम ऊंचाई पर जाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी एक एक सीढ़ी होनी चाहिए। घोषणा पत्र में यह अंकित किया गया कि शिक्षा का ढांचा इस प्रकार हो जिसके आधार में प्राथमिक विद्यालय, फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हो। ठीक है, तो यही क्रम आज तक चला आ रहा है भारत में शिक्षा व्यवस्था का। तो इसलिए वुड के घोषणा पत्र को महाधिकार पत्र या आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का श्री गणेश जो किया, इसलिए बोला जाता है कि वुड के घोषणा पत्र से ही हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्रम बनाया शिक्षा व्यवस्था का कि ऐसा शिक्षा व्यवस्था का क्रम होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हर स्टेज में कितना सिखाना है, क्या उद्देश्य फिक्स करने हैं। फिर है विश्वविद्यालयों की स्थापना। भारतीयों द्वारा जो तीव्र इच्छा अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जागृत हुई है, उसे देखते हुए भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि बड़े नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा आई तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रति लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी मात्रा में दिखाया। तो वही है कि जो लोगों में जो तीव्र इच्छा जागृत हुई अंग्रेजी सीखने के प्रति, तो उसको देखते हुए 3 जगह पे, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन बड़े बड़े जगह पे विश्वविद्यालय की स्थापना भी होनी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों का निर्माण लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श रूप में रखकर ही किया जाए। इस विश्वविद्यालय के अनुरूप कुलपति, उपकुलपति एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण की तरह होंगे जो कि विश्वविद्यालय के लिए नियम बनाएंगे तथा प्रबंध करेंगे। इस संबंध में घोषणा पत्र में लिखा गया है कि अब भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का समय आ गया है जो साहित्य की उपाधियां प्रदान करके उदार व नियमित पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के बारे में ये सब बोला गया है कि हाँ, ऑब्वियसली जब विश्वविद्यालय बनाएंगे तो उनके कुलपति, कार्यकारिणी सदस्य, ये सब गण भी वहाँ पर होने चाहिए, है ना, जो नियम बनाए, प्रबंध करे, सब कुछ पूरा देख रेख करेगी किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को चलाना है। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना। अब आप शिक्षक रखोगे तो उनको प्रशिक्षण देना भी ज़रूरी है, तो उनके कॉलेजों की स्थापना भी इस घोषणा पत्र में इसकी बात भी कही गई है।
तो वुड के घोषणा पत्र में यह संस्तुति की गई है कि इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों के अनुरूप भारत के प्रत्येक प्रांत में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की जाए। ठीक है, जैसे इंग्लैंड की जो जैसे वहाँ के कॉलेजों में है तो उसी की समान, उसी के जैसे यहाँ पर भी वैसे ही शिक्षक प्रशिक्षण जो कॉलेज है उसकी स्थापना की जाए। इसके प्रति अच्छे छात्रों तथा प्रशिक्षकों को आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति, उत्तम वेतन एवं सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाए। ठीक है, तभी तो लोग आकर्षित होंगे। जब आप उनको स्कॉलरशिप दोगे, अच्छी सैलरी दोगे, फैसिलिटीज़ दोगे तो लोग ऑब्वियसली आकर्षित तो होंगे ही। इसी के साथ ही चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा कानून अलग प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया जाए। फिर है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था। समस्त सरकारी संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अन्य पुस्तकों के साथ धर्म ग्रंथ बाइबल को भी पुस्तकालय में रखवा दिया जाए। जो छात्र चाहे स्वतंत्रता पूर्वक उसका अध्ययन करे। ठीक है, कि मतलब आप धर्म के बारे में भी जिसको शिक्षा ग्रहण करनी है तो वो लाइब्रेरी जाके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो जैसे बाइबल का ही इन्होंने नाम लिया है कि बाइबल को पुस्तकालय में रखवा दे और जो छात्र चाहे वो स्वतंत्रता पूर्वक उसका अध्ययन करें। मतलब अब यहाँ पे बाउंडेशन नहीं लगाइए कि आपको धर्म से रिलेटेड पुस्तक नहीं पढ़ सकते, लेकिन धर्म की भी पुस्तक इन्होंने सिर्फ बाइबल के बारे में ही यहाँ पे मेंशन किया है और किसी अन्य धर्म के बारे में नहीं बोला है। कोई गीता नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, कुरान के बारे में कुछ नहीं है, कोई आयतें नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बाइबल के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो एक हिसाब से ये भी पाश्चात्य वहाँ से उनकी संस्कृति से ही जुड़ा हुआ हम मान सकते हैं। स्कूल के उपरांत छात्र उस धर्म ग्रंथ के संबंध में अपनी जिज्ञासाएं अपने शिक्षक से पूछकर शांत कर सकते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ को पढ़े, जो भी उनके मन में सवाल उठ रहे हैं वो स्कूल फिनिश होने के बाद, स्कूल टाइम जब ओवर हो जाता है उसके बाद अपने शिक्षकों से वो क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। अब है सहायता अनुदान प्रणाली। यह अनुभव किया गया कि भारत की विशाल जनसंख्या को शिक्षा के प्रदान करने का संपूर्ण व्यय केवल सरकार ही नहीं वहन कर सकती। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया गया। सहायता अनुदान प्रणाली में निजी संस्थानों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो सिर्फ सरकार ही नहीं, सहायता अनुदान प्रणाली की भी हेल्प उनकी भी होनी चाहिए भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। स्त्री शिक्षा। इस घोषणा पत्र में बालिका विद्यालय खोलने की बात की गई है और स्त्री के महत्व को स्वीकारा गया है। ठीक है, तो भारत में जो उस टाइम पे प्रचलित शिक्षा व्यवस्था थी वो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था थी या मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था थी। तो उसमें मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा का सबसे ज़्यादा हनन हुआ गया है, क्योंकि पर्दा प्रथा वहीं से चालू हुई और मकतब तक, उस लेवल तक, है ना, छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और मदरसों में लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो जो ऊंचे घराने की लड़कियां थी, अमीर घराने की, वो तो अपने घर पे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती थी, लेकिन जो गरीब घर की लड़कियां थी उनको मदरसों में लड़कियों के लिए प्रवेश ही नहीं था, तो वो शिक्षा से वंचित रह जाती थी। तो स्त्री शिक्षा का काफ़ी बड़े लेवल पे जो हनन हुआ है वो मुस्लिम काल में हुआ है। तो उस ड्रॉबैक को देखते हुए वुड के घोषणा पत्र ने क्या करा है, बालिका विद्यालय खोलने की इसको स्वीकार किया गया है कि बालिका विद्यालय खुलने चाहिए। घोषणा पत्र में उन भारतीयों की पूरी प्रशंसा की है जो स्त्री शिक्षा के प्रति सतर्क थे तथा अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ठीक है, जो लोग पढ़ाने चाह रहे थे अपनी बेटियों को आगे, तो उनकी प्रशंसा की गई है कि हाँ, वो अपनी बेटियों को आगे पढ़ाना चाह रहे हैं। उन दानदाताओं की भी सराहना की है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के विकास हेतु उदार दान दिए थे। ठीक है, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए दान दिए उनकी भी सराहना की गई है। स्त्री विद्यालयों के लिए विशेष सरकारी अनुदानों की अनुशंसा की है। जो सरकारी अनुदान है उनकी भी तारीफ की गई है। जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, मतलब जिन्होंने पहल करी, उन सब के बारे में एक हिसाब से तारीफ की गई है। व्यावसायिक शिक्षा। इस घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा
पर भी बल दिया गया है। यह कहा गया है कि प्रांतों में इस प्रकार के स्कूल तथा कॉलेज खोले जाएं जो कि भारतीय युवकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान दे सके। व्यावसायिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना के प्रमुख 2 उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? तो व्यावसायिक शिक्षा का मतलब क्या है कि बच्चों को ऐसे शिक्षा प्रदान करना पढ़ाई के साथ साथ कि व्यावसायिक शिक्षा जो कारोबार से रिलेटेड, जिससे बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद या कॉलेजी शिक्षा के बाद जब वो अपना घर बार संभालते हैं तो उसमें उनको वो यूज़फुल रहे, उनको एक तरह से आजीवन चलाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, जो अपना कोई बिजनेस खोल लेता है, खेती हो गया, पशुपालन हो गया, इस तरीके का, वो अपना गुजारा कर सके। तो व्यावसायिक शिक्षा पर भी इसकी स्थापना के लिए भी बल दिया गया था इसमें। तो 2 उद्देश्य क्या थे? व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के उपरांत भारतीय युवक बेकार ना रहेंगे, वही हो गया बेरोजगार नहीं रहेंगे, तथा उनको किसी प्रकार के आंदोलन में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी शासन था तो जगह जगह आंदोलन भी चल रहे थे। तो व्यावसायिक शिक्षा से क्या है, भारतीय युवक जो है वो बेरोजगार नहीं होंगे, और जो आंदोलन चल रहे जगह जगह वो जब बिजी हो जाएंगे तो उस आंदोलन में वो भाग भी नहीं ले पाएंगे। यह शिक्षा प्राप्त करने से उनको सरलतापूर्वक नौकरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और जब व्यावसायिक शिक्षा से उनको नॉलेज हो जाएगी शिक्षा के द्वारा ही कि हाँ कैसे कैसे है, तो प्रैक्टिकली करने के लिए फिर नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी, जिससे वे सरकार का एहसान मानेंगे तथा सरकार के स्वामी भक्त बनेंगे। अब है मुसलमानों की शिक्षा। घोषणा पत्र में मुस्लिम शिक्षा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है और कहा गया है कि वे अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उस टाइम पे, तो उनकी सहानुभूति की बात की गई है उनके प्रति, और ये बोला है कि हाँ वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। रीज़न वही है कि सरकार से जो शिक्षा प्रणाली के लिए जो सहयोग मिल रहा था, वो सहयोग भारतीय शिक्षा को मिलना मैकाले के विवरण पत्र में बंद कर दिया गया था, या नाम मात्र का मिल रहा था, बिल्कुल बहुत ही मिनिमल अमाउंट मिल रहा था, तो उससे कोई वैसा फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत में शिक्षा व्यवस्था चली आ रही थी अपनी पुरानी, जो अंतिम सांसें गिन रही थी, तो वो दयनीय स्थिति में थी। घोषणा पत्र में मुसलमानों की मुस्लिम शिक्षा की स्थिति पर विचार करते हुए कंपनी के कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे इस और विशेष रूप से ध्यान दें ताकि इसके विकास हेतु विशेष ध्यान दें। ठीक है, क्या कहा गया है? जो कंपनी के कर्मचारी हैं कि जो भारत में चल रही है शिक्षा व्यवस्था, देशी शिक्षा व्यवस्था, वो उस और भी ज़रूर ध्यान दें और उसका विकास कैसे करना है उस तरफ भी ध्यान दें। फिर है छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। इस घोषणा पत्र में उत्तम व प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है। यह कहा गया था कि योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, जिससे निर्धन तथा योग्य छात्र शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, जो योग्य छात्र है उनको छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वो आगे की शिक्षा प्राप्त कर सके। अब है वुड के घोषणा पत्र के दोष। तो अगर लाभ है तो कुछ ना कुछ दोष भी होंगे, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स में। बाकी अगर दोष आते तो आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे अपनी लैंग्वेज में, तो मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या था? देशी पाठशालाओं का सहयोग न करना। ठीक है, ये इन्होंने हिंदी लैंग्वेज के लिए तो बोल दिया, लेकिन देशी पाठशालाओं को वैसे सहयोग नहीं कर रहे थे। उनका मेन लक्ष्य था यूरोपीय साहित्य को ही हिंदी भाषा में सिखाना, है ना। तो देशी पाठशालाओं को सहयोग न करना, अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता देना, क्योंकि जो ऊंचे लेवल पे कह रहे थे ना, उच्च शिक्षा जिनको प्राप्त करनी तो अंग्रेजी भाषा में करनी पड़ेगी, तो अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता दी कहीं ना कहीं। भारतीय भाषा को कम आंकना, डायरेक्टली तो नहीं बोला गया है भारतीय भाषा को, लेकिन इनडायरेक्टली बोला गया है। ठीक है, तो भारतीय भाषा को कम आंकना, भारतीय साहित्य व ज्ञान विज्ञान को कम आंकना, वही बात हो गई, क्योंकि भारतीय साहित्य विज्ञान की तो बात ही नहीं की गई, वो तो सिर्फ यूरोपीय साहित्य की बात कर रहे थे। तो भारतीय साहित्य विज्ञान को कम आंकना, विदेशी स्वरूप के विद्यालय थोपना, जो वहाँ पे चल रही है यूरोप में वैसे ही शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे थोपना कि वहाँ का साहित्य सिखाओ, वहाँ का विज्ञान सिखाओ। तो एक हिसाब से अपनी जो इनकी जो विद्यालय की जो वहाँ के जो चलन है विद्या का, वो यहाँ पर थोप रहे थे। धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा करना, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का ढोंग करना, है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ लाइब्रेरी में वो सिर्फ बाइबल रखी है और कोई किसी दूसरे धर्म की तो रखी नहीं, तो वो एक हिसाब से
धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का ढोंग ही कर रहे हैं। राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाना, मैकाले की नीति को जीवित रखना, कहीं ना कहीं मैकाले की नीति को इन्होंने जीवित ही रखा है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य बाबू तैयार करना था। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अभी भी उनका बाबू तैयार करना ही था। तो कहीं भी इन्होंने मतलब भारत की शिक्षा को लेके जो भी बात कही है, तो ले दे के उनका जो मेन पर्पस था, अगर मैं क्रक्स निकालूं इस पूरे चैप्टर का, ये है कि उनका जो मेन एम था वो वही था ना कि यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे लैंग्वेज यहाँ की हो। मतलब तैयार तो बाबू ही करने थे। और जो हाई लेवल पे जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उनको इंग्लिश में ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि देशी भाषा विकसित नहीं हुई है, तो अंग्रेजी भाषा में ही सीखना है। तो एक हिसाब से बाबू ही तैयार करने थे और अंग्रेजी भाषा उनको सिखाई जाए जिनको उसमें इंटरेस्ट, और लोगों का इतना इंटरेस्ट बढ़ चुका था उस टाइम तक कि उन्होंने 3 जगह जो विश्वविद्यालय खोले थे, तो वो भी यूरोप के साहित्य और वहाँ के ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है उसको वहाँ के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए ही विश्वविद्यालय तक खोल गए थे। तो मेन एम वही था कि वहाँ की बाबू तैयार करना है ना, मेन एम यही था। तो ये थी आज की क्लास, वोट का घोषणा पत्र। तो अब हम डेली क्लासेस करेंगे। अब मैं इसकी ये क्लास अपलोड करने के साथ साथ मैं इसके PDF भी आपको अपलोड कर दूँगी, जिससे आपको अपने नोट्स तैयार करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी अब अच्छे से रखिए। राधे राधे आप सभी को।